बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है क्योंकि आज हमारे लीडर, हमारे रहनुमा, हमारे कायद, मिल्लत के पासबां मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश है। और आज का दिन तमाम पूरी कौम जो है बड़े जोश और जज्बे के साथ सेलिब्रेट करती है हमारे कायद की बर्थडे को। तो इसके साथ साथ दुनिया भर में जहाँ कहीं भी 92 न्यूज़ और सुबह सवेरे पाकिस्तान देखा जा रहा है, वहाँ तमाम लोगों को, जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जितने भी हमारे क्रिश्चियन बहन भाई हैं, उन तमाम को हैप्पी क्रिसमस। आज का दिन खुशियों का दिन है, खुशियाँ बांटें, एक दूसरे को तोहफे तहाइफ दें और खूब सारा इंजॉय करें क्योंकि आज बड़ा ख़ास दिन है। दो बड़े इवेंट्स हैं मुल्क में पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो माइनॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा जाता है, उनकी खुशियों का ख्याल रखा जाता है और ऐसे में हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। उनके साथ जो उनकी खुशियों में शरीक हों, उनके साथ खुशियाँ बांटें और खुशियाँ अगर आप बांटेंगे तो उसमें और ज़्यादा मोहब्बत और प्यार बढ़ता है। तो इंसान को क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ज़िंदगी मिलती है, तो ऐसे में अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ दूसरों के साथ भी सेलिब्रेट करें, ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों के साथ खुशियाँ बांटें। और साथ ही साथ अगर बात की जाए ज़िंदगी की, तो क्योंकि ये एक बार मिलती है तो इसमें आप अगर गम, दुख और परेशानियों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो जीते जीते जब की ज़िंदगी है ना, वो अजाब बन जाएगी। इस अजाब वाली ज़िंदगी नहीं हमने गुजारनी, हमने ज़िंदगी को खुशियों भरा गुजारना है, हमने पुरसुकून ज़िंदगी गुजारनी है, हंसी और खुशी के साथ, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। एक दूसरे के साथ अगर हम प्यार मोहब्बत बांटेंगे तो इस तरह से हमारे मुल्क में, हमारे जो माशरे में माहौल है वो बहुत ही खूबसूरत होगा और हर कोई खुशी के साथ रहेगा। तो हमारी आज की अच्छी बात भी यही है कि खुद भी खुश रहे और दूसरों में भी खुशियां बांटें, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग आपको खुश रखें, आपके साथ खुशियां बांटें। और आज का जो दिन है वो बड़ा ख़ास दिन है। इस दिन हम सब यही चाहेंगे कि एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें और खूब हल्ला गुल्ला करें क्योंकि आज सेलिब्रेशंस हैं, दो सेलिब्रेशन है, एक भी नहीं कहते, दो सेलिब्रेशंस हैं। तो इनको खूब इंजॉय करें और खूब हल्ला गुल्ला करें। ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं वो इस दिन को ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनको एक तो कायद की बर्थडे होती है, जिस तरह से वो अपने घर में अपने पेरेंट्स की बर्थडे मनाते हैं। तो हमारे तो भाई पाकिस्तान के हमारे कायद हैं, हमारे बानी पाकिस्तान की आज सालगिरह है, तो इसको खूब जोश और जज्बे के साथ, खूब जज्बा जो है ना उसको दिखाएँ आप लोग कि आप लोगों ने इसको जोश और जज्बे के साथ मनाना है, हर चीज़ को, हर इवेंट को। तो जब इतनी अच्छी बात हो रही है और इतनी खूबसूरत और खुशियों की बात हो रही है तो मौसम भी क्योंकि खुशगवार है, मौसम भी ठंडा है, तो लाहौर के मौसम की बात कर देंगे। और लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने क्या प्रेडिक्शंस की हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। कम से कम दर्जा हरारत लाहौर का 4, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लाहौर में ठंड बढ़ती जा रही है और फॉग जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इसके साथ साथ जब अगर ठंड बढ़ी है तो अपना ख्याल भी रखिए। अब इस्लामाबाद आपको लेकर चलती हूँ और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 3, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद का मौसम भी खुशगवार है। अब रोशनी के शहर कराची चलते हैं और कराची का मौसम देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10, ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कराची में भी ठंड बढ़ गई है। अब आपको फूलों के शहर पेशावर लेकर चलती हूँ और वहाँ का मौसम दिखाती हूँ कि कैसा रहेगा। तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक 4, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। पेशावर के बाद कोयटा चलते हैं और कोयटा की सैर करते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक -2, ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा का मौसम तो खासा सर्द है और इस सर्दी में अपनी हिफाजत ज़रूर करें, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर चलते हैं और वहाँ का मौसम देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो आज़ाद कश्मीर में कम से कम दर्जा हरारत -4, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
आज हम बात करेंगे अपने कायद की जदोजहद की, और उन्होंने किस तरह से जदोजहद की, क्या पैगाम दिया, हम इस पर अमल कर रहे हैं और कितना अमल कर रहे हैं और कितना अमल करना चाहिए, इस पर तफसीलन बातचीत करेंगे। हमारे गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो मारूफ सीनियर तारीखदान डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का कि आपने हम लोगों को अपना वक्त दिया है। सबसे पहले तो आप बताएं, आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपने मुझे अच्छा किया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कहा जाता है कि कायद आज़म की जो शख्सियत है करिश्माती है, तो आप क्या कहेंगे कायद आज़म की शख्सियत के बारे में? देखिए, करिश्मेटिक उस शख्स को कहते हैं जिसकी एक विजन होती है, और वो कायद आज़म की विजन थी। फिर विजन के साथ क्या उस विजन को स्ट्रेटजिक गोल्स में बदलते हैं, तो कायद आज़म ने स्ट्रेटजिक गोल पाकिस्तान को बनाया और उसको फिर हासिल करने की सलाहियत रखना, और वो उनके अंदर मौजूद थी। और इस तरह आवाम को लेकर चलना, आवाम को अपील करना, उसको करिश्मेटिक लीडर कहते हैं। बिल्कुल। वैसे कायद आज़म के वो कौन से उसूल थे जिस पर कायद आज़म कार फरमार थे और हमें जो है आज़ाद मुल्क दिया, पाकिस्तान दिया, और हम इस आज आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं? देखिए, कायद आज़म जो थे वो एक ईमानदार शख्स थे। बिल्कुल। एक उन्हें अपने क़ुव्वत ईमानी पर यकीन था। फिर उन्हें जो अपने गोल्स थे वो सेट करते थे, और उनको गोल्स सेट करने के साथ साथ उनके अंदर सलाहियत मौजूद थी। फिर वो अपने एक ग्रुप में, कम्युनिटी में, पार्टी में वो डिसिप्लिन रखते थे। जो शख्स डिसिप्लिन रखेगा, जो अपने आइडियल्स बनाएगा, तो वो यकीनन कामयाब होगा। अच्छा, कायद आज़म ने जो बड़े सगीर है उनके मुसलमानों के लिए बड़ी जद्दोजहद की, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये देखिए, सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिया दिया, तो उस नज़रिए में सिर्फ ये कहा गया कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दो बड़ी कौमें और भी कौमें हैं। लेकिन अल्लामा इकबाल ने 1930 में ये कहा कि दो कौमी नज़रिए पर हमें नॉर्थ वेस्ट में हम अपना एक अलग इस्लामी मुल्क बना सकते हैं, मगर उसको हासिल करने के लिए कायद आज़म ने जो जद्दोजहद की, वो अल्लामा साहब से 1930 में मुत्फिक नहीं हुए, लेकिन कांग्रेसी वजारतों के बाद उन्होंने भी यही नतीजा अखज़ किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास और कोई चाराकार नहीं है कि नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में एक अलहदा मुल्क लिया जाए जो पाकिस्तान। बिल्कुल। अच्छा, उनके बताए हुए उसूलों पर हम क्या आज अमल कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हमने यकसर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। जैसे उन्होंने हमें ये ख्वाब दिखाया, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ख्वाब देखा कि ये जो रियासत बनने जा रही है मुसलमानों की रियासत होगी, उसमें मुसलमानों को और यकीनन अक़लियतों को भी तमाम को बराबरी के हकूक़ मिलेंगे, वो नहीं मिल रहे। वो उन्होंने ये कहा था कि सरमायादाराना निज़ाम नहीं होगा, वो मौजूद है। उन्होंने कहा था किसी का इस्तेसाल नहीं होगा, वो हो रहा है। उन्होंने कहा था माशरती इंसाफ होगा, जो नहीं है, मतलब आपको ये, और फिर ये कि उन्होंने कहा था इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत, ये तीनों चीज़ें हम अभी तक बनाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। अगरचे बाकी चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी दिखाई देती हैं, मगर ये हम ना इस्लामी बना पाए, ना पूरी तरह जमहूरी, ना ही फलाई वेलफेयर स्टेट जिसे हम कहते हैं, जिसे आजकल इमरान खान साहब रियासत मदीना का तस्वर कहते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए उसूलों के ऊपर, उनके ऊपर चलें? पहली बात तो ये, जैसे आज हमारी पूरी कौम उनका जन्मदिन मना रही है, उसके साथ साथ हमें फ़ख्र है कि हम आज अपने ईसाई भाइयों के साथ क्रिसमस का दिन भी मना रहे हैं। तो यही कायद आज़म ने कहा था कि अक़लियतों को भी साथ लेकर चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उनके जो बताए हुए असूल हैं, ख़ासकर मैं चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और माशी तरक्की हो और माशरती इंसाफ हो। वो मुझे आज कल थोड़े से चंद सालों से मुझे दिखाई देता है कि हम वो राह से पीछे हट गए हैं। हमें दोबारा से असर नो पूरी कौम को, इदारों को, हमारे जमहूरी इदारों को, पार्लियामेंट को, अदलिया को, और जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको दोबारा से हमें एक अवाम की तरफ जाना चाहिए और हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैं समझता हूँ कायद आज़म के अफकार पर गौर कर लें तो हम कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, यकीनन हम उनके बताए हुए जो उन्होंने उसूल बताए थे, कवायद ज़वाबित बताए थे, उन पर चलें तो हम यकीनन उसी तरह से बेहतर मुआशरा बना सकते हैं। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो ज़िंदगी है, उससे नौजवानों के लिए कितनी मतलब वो इंस्पिरेशन है, मिल सकती है उनके लिए, कैसे मशअल राह है? देखिए, कायद आज़म पर
बचपन भी आया, जवानी भी आई और फिर ज़ाहिर बुढ़ापा भी आया, लेकिन वो बचपन में भी अपने काम में मगन थे, फिर नौजवानी में भी उन्हें अपने यूथ होने पर फ़ख्र था और उन्होंने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। फिर इसी तरह जब तहरीक पाकिस्तान चली तो उन्होंने तमाम जो तबका फ़िक्र थे, अब मसलन यूथ जो थी, नौजवान जो बच्चे बच्चियाँ थी, तलबा तलबात थे, उनकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्हें कहा तालीम हासिल करें और फिर उन्हें कहा कि पाकिस्तान की तहरीक में शामिल हो और फिर उन बच्चों की स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियों की तहरीक का नतीजा था कि मुतालबा पाकिस्तान मकबूल हुआ। अच्छा, फिर पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म ने उनको जो पैगाम दिया वो यही कहा कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें और ब्यूरोक्रेट से कहा कि आप ईमानदारी से अवाम की खिदमत करें, फौज से कहा आप अपने मुल्क के दफा के लिए काम करें, इसी तरह ताजरों के लिए, इसी तरह सरमायादारों के लिए, तमाम के लिए। तो यूथ जो है इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 60% है। अगर कायद आज़म की ज़िंदगी को वो गौर से पढ़ लें और देख लें कि एक शख्स मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके बाप के पास पैसे नहीं थे कि वो बाहर उसे भेजे और वो उसे बाहर भेजते हैं और वो जो वापस आते हैं किस तरह वो बैरिस्टर बनकर स्ट्रगल करते हैं, फिर किस तरह वो एक सियासी अपनी सोच को कांग्रेस में शामिल होते हैं, फिर मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं, फिर वो बतदरीज एक अलहदा मुल्क की तरफ बढ़ते हैं। तो वो एक शख्स एक दिन में पैदा नहीं होता। हमें यूथ को भी ये सोचना है कि एक दिन में तब्दीली नहीं लाएंगे, लेकिन उसको अगर हम रोल मॉडल बना लें, ऐसा उनके रोल मॉडल बना लें, तो आप देखें कायद आज़म न बिक सका न झुक सका। तो आप न बिके न झुके न अपना ज़मीर बेचें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कायद आज़म ने हमें इतना बड़ा मुल्क दिया है, इतना अजीम मुल्क दिया है, इससे मोहब्बत करें और इसके साथ लॉयल रहें। बिल्कुल, अपने मुल्क के साथ लॉयल रहना सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि कायद आज़म ने इतनी जद्दोजहद की, इतनी उनको मुश्किलात पेश आई, इस तमाम जो ज़िंदगी थी उनकी, उन्होंने अपनी लाइफ में भी स्ट्रगल किया, उन्होंने फिर पाकिस्तान को बनाने में भी स्ट्रगल किया। तो उनकी स्ट्रगल से हमें क्या सीखना चाहिए कि हमें भी उसी तरह की जद्दोजहद करनी चाहिए? मैंने अर्ज़ किया कि कायद आज़म को ही हमें रोल मॉडल लेना चाहिए कि कायद आज़म ने किन नामसाद हालात में, डिफ़िकल्ट टाइम्स में कैसे रिस्पॉन्ड किया, जिसे हम कहते हैं चैलेंज एंड रिस्पॉन्स थ्योरी। चैलेंज और रिस्पॉन्स हमें भी आज हमारी कौम को जिस तरह के चैलेंजेस का सामना है, जैसे आजकल कश्मीर का इशू चल रहा है, जैसे कि इंडिया में मुसलमानों पर क़यामत ढाई जा रही है, तो हमें तो और पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, हमें और मेहनत करनी है, हमें और अपने जो काम का, अपने हिस्से का जो फ़र्ज़ है वो अदा करना है। मगर हमारा बदकिस्मती ये है कि हम ये देख रहे हैं कि अब मिस बुखारी अदा करे, ये फ़लाँ अदा करे, मैं अदा ना करूँ। और वो हमें अपने मुल्क को देना है, यूथ को देना है। कायद आज़म ने क्या हमें दिया है, लिया नहीं है। जब वो गए हैं यहाँ से कुछ भी उनके पास नहीं था और सारा कुछ वो हमें दे के गए और अब वो कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं, जो इवन उनकी वाइफ जो बेचारी वो शादी लव मैरिज होने के बावजूद उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी, अपने कॉज पे तवज्जो दी। बिल्कुल, अपने कॉज पे तवज्जो दी और हमें भी यही करना है। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब देखा जाए कि जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जद्दोजहद करते तो उनके साथ बहुत से और भी लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में बड़ा काम किया था, तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? अब उनमें सर फहरिस्त इल्हाम इकबाल, उसके अलावा लियाकत अली ख़ान, बिल्कुल, चौधरी खलीकुज़्ज़मान और बहुत सारे जो मुल्की सतह पर भी थे, हिंदुस्तान की सतह पर भी थे, सूबाई सतहों पर भी थे। जैसे काजी ईसा बलूचिस्तान में थे, पंजाब में इफ्तिखार ममदोट, मुमताज़ ममदोट और बहुत फ़िरोज़ ख़ानून, इसी तरह KPK में बहुत नामवर लोग उसमें शामिल थे। सिंध में GM सईद पहले शामिल था, फिर आखिर में वो बदल गए, फिर ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, फिर बंगाल में आपको पता है मौलाना फजलुल हक थे और हसैन शहीद सोहरवर्दी थे, ख़वातीन थी, तलबा थे, हजरात थे, यानी हर तबका फ़िक्र के लोग उनके साथ शामिल थे। तभी तो ये कारवां बना था ना, अकेले तो नहीं थे। उन्होंने कारवां जो बनाया वो करिश्मेटिक शख्सियत होने की बना पे। बिल्कुल। अच्छा, आज की यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्टली? मैं यही यूथ से कहूँगा, देखिए हमें ये
एहसास होना चाहिए कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं ये बड़ी मुश्किलों से बना है और बड़ी मुश्किलों से ये बचता चला आ रहा है। जितने हमें 4 जंगों का सामना करना पड़ा, आज भी हिंदुस्तान जैसे उसने कब्जा किया है मकबूजा कश्मीर पर, ऑक्युपाइड कश्मीर पर, वो हमें धमकियां दे रहा है कि हमला कर देंगे। तो अगर आज भी हमने अपना काम नहीं किया, आज भी हमने इत्तेहाद नहीं शो किया, तो मेरा ख्याल है कि तारीख़ हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। बिल्कुल, तारीख़ हमें वाकई में कभी माफ़ नहीं करेगी। हमें चाहिए कि हम अपने कायद को रोल मॉडल बनाएं और उनके जो उनके बताए हुए उसूल हैं उनके ऊपर चलें और पाकिस्तान को जो है ना आज़ाद, जिस मुल्क है इसमें आज़ाद फ़ज़ा में हम सांस ले रहे हैं, इसको इसी तरह खुशगवार रहने दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया है। नाज़रीन, आज क्योंकि हमारे कायद की सरा का दिन है तो हमें उनको रोल मॉडल यकीनन बनाना चाहिए और उनके बताए उसूलों पर अमल भी करना चाहिए। आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है और तोहफ़े तहाइफ़ की अगर बात की जाए तो आज हमें बहुत बड़ा तोहफ़ा मिला है, वो भी हमारे पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान की सूरत में, और वो तोहफ़ा दिया है हमारे कायद ने। लेकिन इसके साथ ही मेरे दिमाग में एक सवाल था, क्या तोहफ़े देने से वाकई प्यार बढ़ता है? और आखिर तोहफ़ा दिया जाए तो उसको कैसा देना चाहिए, कैसा होना चाहिए, और लोग तोहफ़ों के हवाले से किन किन गलत फहमियों का शिकार होते हैं? तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पर तफसील से बात की जाए। तो हमारे गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर सहर चावला, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर चावला आपका। और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है नौशाबा मन्नान ने, माहिर नफ्सियात हैं। आप बहुत शुक्रिया नौशाबा आपके वक्त का भी। गुफ्तगू का आगाज़ सहर मैं आपसे करूँगी, आखिर तोहफ़ा होता क्या है और इसकी क्या अहमियत है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। टॉपिक बहुत खूबसूरत है और उस पर बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन एक चीज़ जिससे शुरुआत होनी चाहिए, जिससे तमहीद बांधनी चाहिए इसकी, तोहफ़ा चूँकि इजहार है, एक फ़िज़िकल एक्सप्रेशन है लव का, ग्रैटिट्यूड का, अफेक्शन का, तो इस सब का जो ताल्लुक़ है वो जज्बात से और जज्बात के इजहार से एसोसिएटेड है। मैं एक्सप्रेसिव होने की बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ, इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ, कहीं पर भी मुझे बात करने का मौका मिले तो मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि किसी भी रिश्ते में अगर जज्बात का एक्सप्रेशन नहीं है तो वो बेमानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह एक फूल है, फूल का जो कंपोनेंट है, फूल की खूबसूरती का जो पूरा हिस्सा है, उसकी जो कॉम्पोजिशन है, वो सिर्फ उसके एस्थेटिक्स या उसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, वो उसकी खुशबू भी है। अगर आप फूल में से खुशबू निकाल दें तो आपने फूल की आधी खूबसूरती ख़त्म कर दी है, आपने उसका अरोमा ख़त्म कर दिया है। इसी तरह अगर आप मोहब्बत के जज्बात में से एक्सप्रेशन निकाल दें, उसका इजहार निकाल दें, तो आपने उसको मतलब ख़त्म कर दिया है। चाहे वो मोहब्बत के जज्बात माँ और बेटी के बीच हैं, बहन भाइयों के बीच हैं, दोस्तों के बीच हैं, लवर्स के बीच हैं, मियाँ और बीवी के बीच हैं, वो कोई भी रिश्ता है, इजहार बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिन चीज़ों को आप अंदर दबा के रखते हैं, कुछ लोगों को आदत होती है मोहब्बत का इजहार भी नहीं करते कुछ लोगों को होती है ऐसी आदत, वो मरती नहीं है, वो गायब नहीं होती है, वो सिर्फ बिल्डअप होती हैं, बल्कि ज़्यादा होती है। मेरा तो ख्याल है इजहार करने से ज़्यादा होती है, इजहार करने से। बात मैं इससे शुरू करूँगी कि इस पर ऑथेंटिसिटी की मोहर तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही लगा दी है कि हदीस है और है भी, इसका बुखारी से इसकी रेफरेंस है कि एक दूसरे में तोहफे दिया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ताकि तुम लोगों में मोहब्बत बढ़े। ये जो तोहफा होता है ना, ये देने लेने वाले से ज़्यादा देने वाले के लिए गिफ्ट होता है। बिल्कुल, लेने वाले के लिए उतना मेरिट नहीं होता जितना प्लेजर, जितना सुकून ये देने वाले के लिए भाई हम गिफ्ट्स दे रहे हैं दूसरों को। वैसे नौशाबा, तोहफा लेने और देने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये इंसानी नफ्सियात पर कैसे काम करता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इकरा आपके मदद करने का, हमेशा की तरह बहुत अच्छा टॉपिक। और आज के दिन जो ख़ासकर जो आज की तारीख़ है 25 दिसंबर की, सबसे पहले तो आज हम जो आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, ये भी एक तोहफ़ा है बिल्कुल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हमारी कौम के लिए। और आज हमें ख़ासकर इसका अंदाज़ा उस वक़्त हो रहा है, सब पूरी कौम ये तोहफ़ा महसूस करेगी जिस वक़्त हम साया मुल्क में जो मुसलमानों के लिए जो उनका सिटीज़नशिप ही ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो हमें अंदाज़ा हुआ दो कौमी नज़रिया कि उसकी क्या अहमियत थी। तो तोहफ़ा मेरे ख्याल में सबसे पहली बात तो ये है कि वो चीज़ या वो एक्सप्रेशन जिसकी ख़ासकर उसको ज़रूरत, अगर आप देखें कि ये गिव एंड टेक है,
तोहफा देने वाला ज़्यादा बेनिफिट अचीव करता है मेरे ख्याल में जो तोहफा ले रहा होता है। बिल्कुल, क्योंकि आप जब तोहफा दे रहे होते हैं, ख़ासकर जब किसी को, तो ज़रूर जो एक कहते हैं ना, आपकी जो जेनरोसिटी आप शो कर रहे होते हैं, आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे होते हैं अपना, और लेने वाला जो है वो ज़रूर, ये गिव एंड टेक, ऐसा नहीं होता कि एक शख्स तोहफा दे रहा है और दूसरा इन रिटर्न कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि ये वापसी की एक उम्मीद या वो रखता है। बहुत कम ही लोग होते हैं, जैसे अगर हस्बैंड ने बीवी को तोहफा दिया तो इन रिटर्न बीवी को शाम में वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसके पसंद का खाना बनेगा। बिल्कुल। और अगर बच्चों को तोहफा दिया जाता है तो उनसे ये एक्सपेक्टेशंस की जाती है कि वो यही कहा जाता है कि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेंगे तो हम आपको कोई भी उनकी पसंद का खिलौना, या मेरे थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर एक ज़रूर ख्याल आता है कि जो तोहफे की जो अहमियत है, जैसे अभी सहर ने भी कहा कि हमारे नबी पाक ने भी कहा कि तोहफ़ा दिया करो, तो किसी सहाबा ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने कहा कि एक मुस्कुराहट ही दे दिया करो। अब ये बहुत बड़ी एक पैगाम है कि आपका जो ताल्लुक़ तोहफे का वो सिर्फ मटेरियल से नहीं है, ये आपका इमोशनल एक्सप्रेशन है। आप अपना इमोशनल बॉन्ड शो करते हैं अपने जो पार्टनर है, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ख़ासकर कि आप उनसे जो अपना मोहब्बत का इजहार है वो करते हैं। मगर उसका ताल्लुक, फिर मैं कहती हूँ कि मटेरियल से नहीं। जब आप बच्चों को मटेरियलाइज्ड कर देते हैं तो लेटर ऑन ज़िंदगी में वो एक्सपेक्टेशन, वो मोहब्बत का जो अंदाज़ है वो मटेरियल को ही समझते हैं ज़्यादा। लड़के स्पेशली जब तोहफ़ा दे रहे होते हैं तो कीमत ज़रूर देखते हैं, लेकिन लड़कियों का जो तोहफ़ा होता है वो ज़्यादातर, अब हमने देखा कि लड़के तो इतना रैप करने पर भी तवज्जो नहीं देते, लड़कियाँ उसको बड़ी मोहब्बत से रैप के साथ रैप किया जाता है। बिल्कुल, जैसे आज हमने भी बड़े गिफ्ट रैप करके ना अपने स्टूडियो में रखे हमारे बच्चियों के जो एक चीज़ और, आज क्रिसमस है, हमारे जो मसीह भाई हैं उन सब के लिए, उसमें मैं ये ज़रूर कहूँगी कि देखें कि ख़ासकर तोहफ़ा उन बच्चों के लिए क्रिसमस में जब एक्सचेंज कर रहे होते हैं जिनके वालिदैन इस दुनिया में नहीं है या जो समझते हैं, इस ऐसे मौक़ों के ऊपर मैंने कहा जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। बिल्कुल। और हमें इस ऐसे मौका पर उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो कि शायद उनका कोई ऐसा नहीं है फैमिली में जो उनको वो तोहफ़ा दे सके। तो उधर जाकर आपको मेरे ख्याल में फ्रंट लाइन पे ज़रूर आकर बच्चों को तोहफ़ा तोहफ़ा, ख़ासकर बच्चे बहुत खुश होते हैं, मगर उनकी जो खुशी है उसको प्लीज़ मटेरियल से आप अटैच ना करें। उनको कोई घुमाने पिलाने ले जाए, उनको आप अपनी कोई अच्छी किताब की शक्ल में तोहफ़ा दे दें, मगर ये जो लैपटॉप दे देना, महंगे फ़ोन और गाड़ियाँ दे देना, ये तोहफ़ा भी ऐसा देना चाहिए जिससे अगले को फ़ायदा हो, उसके लिए फ़ायदेमंद ट्रैफिक की। मोहम्मद शकूर, अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद शकूर, क्या बात करना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के हवाले से इस चैनल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि इस मुबारक मौका पे मैं अपने क्रिसमस भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी एक काबिल कदर पैगम्बर थे, और इसके अलावा हमारे जितने मसीह बरादरी है, हमारे हिंदू बरादरी है, हमारे और मिनॉरिटीज़ हैं, उनको इस क्रिसमस पे मुबारकबाद। और इस मुबारकबाद के हवाले से जो तोहफ़ा कायद आज़म ने हमें पाकिस्तान की सूरत में दिया, इससे बड़ा तोहफ़ा और कोई हो भी नहीं सकता। आज हमारे कश्मीरी भाई जिस मुश्किलात में हैं, पूरी दुनिया को इस चैनल के हवाले से और पूरी दुनिया को उजागर होना चाहिए कितना बड़ा जुल्म इंसानियत की तारीख में नहीं है। आज कितने दिन हो चुके हैं और वो अपनी आज़ादी की तलब की ख्वाहिश रखे हुए भूखे प्यासे किस मुश्किल में हैं। पूरी दुनिया को ये सोचना चाहिए कि आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है, और पाकिस्तान की सूरत में जो हमें तोहफा अल्लाह ताला ने दिया है, और कायद आज़म और डॉक्टर अल्लामा इकबाल की कोशिशें और हमारे अकाबरीन की जो कुर्बानियाँ हैं वो रंग लाई हैं। तो बिल्कुल ऐसे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकूर ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आज का जो दिन है वो बड़ा खूबसूरत है, ख़ास तौर पे तोहफ़ा में मिला है पाकिस्तान की सूरत में। एक और कॉलर है हमारे साथ लाहौर से, समन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी समन, क्या हाल है और क्या बात करना चाहेंगी आप?
बहुत पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूँगी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और मुझे भी आपसे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए आज। ज़रूर ज़रूर, आपको हम यहाँ पे इतने गिफ्ट पड़े ना, कोई भी गिफ्ट भेज देंगे। लेकिन चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सहर देखा जाए तो लोगों में कन्फ्यूजन भी होती है गिफ्ट्स के लेने देने में भी, तो वो कन्फ्यूजन उनकी दूर कैसे की जाए, कैसा गिफ्ट देना चाहिए एक दूसरे को? गिफ्ट की जो एक्सीलेंस है ना, गिफ्ट का जो मयार है, मेरे ख्याल से वो उसकी कीमत से नहीं, वो उसकी मुनासबत से होता है, यानी अप्रोप्रिएटनेस से होता है। जिस तरह नौशाबा ने बात की, इतनी अच्छी मुझे लगी कि लड़कियां जो है वो गिफ्ट्स की पैकिंग में इतना ध्यान क्यों देती हैं, या वो कोई ख़ास ऐसा सेंटेंस किसी कार्ड में लिखने पर इतना ध्यान क्यों देती है, क्योंकि वो थॉटफुल होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि लड़कियाँ या कुछ लड़के भी हैं जो इंसान जो ज़रा हसास है, हसास होना बहुत खूबसूरत बात है बाय द वे, इसमें प्राइड फील किया करें। जो लोग ज़्यादा हसास, वैसे लड़कियां कुछ जितनी हसास कह रही हैं होती हैं, वो बाद में गिफ्ट्स के रैपर भी संभाल के रखती हैं। बिल्कुल संभाल के पसंद होते हैं, होती हैं। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से, आई एम श्योर आप भी, कि हमने बचपन के अपनी फ्रेंड्स के लिखे, हमारे ज़माने में ईद कार्ड्स हमारे बचपन में बहुत दिए जाते थे। वैसे मेरे पास अभी तक कार्ड्स वो हैं, अब तक संभाले, या कोई स्पेशल टोकन गिफ्ट कुछ भी वो आप संभाल के रखते हैं। तो ये जो थॉटफुल होने का प्रोसेस है ना, जिस तरह ये अगले के इमोशंस को हिट करता है, वो प्राइस टैग हिट नहीं कर सकता। जिस तरह तोहफा देने वाले ने एक मयार मेंटेन करना होता है थॉटफुल होने का, कंपैशनेट होने का, उसी तरह तोहफा लेने वाले ने भी एक मयार मेंटेन करना होता है। तोहफा लेने वाले ने मेयार क्या मेंटेन करना होता है कि जैसे हमें अल्लाह ताला ने बेपनाह तोहफे दिए, बिल्कुल हमने कुफरानी नेमत नहीं करना, इसलिए हम उन चीज़ों को इंजॉय भी करते हैं, ठीक है। उसी तरह तोहफा लेने वाले का ध्यान अगर लवर के लव पे, लवर यानी कोई भी रिश्ता, आपके माँ बाप भी लवर के लव पे होगा और गिफ्ट के प्राइस टैग पे नहीं होगा, तो वो वाकई गिफ्टेड फील करेगा। तो गिफ्टेड फील करने का जो ताल्लुक है वो आपके अंदर की सोच से है, वो आपके अंदर की गहराई से है कि आप उसको किस तरह समझते हैं, आप उस टोकन को रिसीव किस तरह करते हैं। इसका ताल्लुक प्राइस टैग से हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, ऐसे प्राइस टैग से गिफ्ट का कोई ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि उसकी फिर वो कीमत जो है ना, वो आप जिसने देने वाला है उसकी वो आप बयान नहीं कर सकते जिसने उसने दिया होता है। वैसे नौशाबा, इनके चेंजिंग्स आ रही हैं, दौर भी चेंज हो गया। जैसा पहले होता था, हम सहर ने भी कार्ड्स दिए जाते थे और डिफरेंट गिफ्ट्स दिए जाते थे, लेकिन आप नहीं समझती कि आज के दौर में चीज़ें चेंज हो गई हैं। गिफ्ट्स के बजाय लोग कहते हैं भाई इधर खाना खिला देते हैं, उधर खाना खिला देते हैं, तो गिफ्ट्स देना दिलाना जो है वो कम हो गया है। बिल्कुल, देखिए सोसाइटी ग्लोबलाइज्ड हो रही है, फासले जो हमारे पास इंटरनेट की वजह से बहुत कम हो गए हैं। कार्ड लेने का जो एक तरद्दुद करते थे ईद पर या जो बर्थडेज के ऊपर जाकर फिर खुद जाकर दे कर आना और फिर वो डाकिए का इंतज़ार करना उस पोस्ट का कि उस तारीख तक पहुंचना। अब तो आपके पास हाथ में मोबाइल है, कार्ड्स, इवन अब तो शादियों के कार्ड्स भी जो है वो व्हाट्सएप हो जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करूँगी, इकरा एक चीज़ मैं ऐड करूंगी बड़ी तकलीफ के साथ। देखिए वालिदैन का इसको ज़रा तोहफे को अगर हम थोड़ा सा इस एस्पेक्ट को बढ़ाएंगे, बिल्कुल, तो वालिदैन तोहफे में अपनी बच्चियों को जहेज़ की शक्ल में बहुत कुछ, जितनी उनकी हैसियत होती है उस हैसियत से बढ़कर देते हैं। लेकिन देखिए ये जो तोहफा है ना, ये अब इस माशरे में एक नासूर की जो है ना वो शक्ल इख्तियार कर गया है। आप सिर्फ जब आदत डाल देना, याद रखेंगे आप तोहफा जब दे रहे हैं तो अगर आप किसी शख्स को दिए जा रहे हैं और उसको ये पता है कि ये वाला जो हाथ है ये सिर्फ देने के लिए है और मेरा जो एंड है वो सिर्फ रिसीव करने के लिए है, तो यही जो आदत थी कि हमने तोहफे या जहेज़ का नाम सिर्फ बेटियों के लिए रख दिया और फिर उसके बाद एक बेजा डिमांड इस माशरे में शुरू हो गई लड़कियों को लेकर। तो जब भी आप तोहफा दें, अपनी बच्चियों को भी दें, तो ये चीज़ का ज़रूर ख्याल करें कि माशरे में वो बच्चियाँ बैलेंस, देखिए माशरे में बैलेंस हम लोगों ने लेकर आना है। आप जब तोहफा दें तो उसमें अपनी इमारत शो ना करें, आप अपने इमोशंस शो करें, आप अपनी मोहब्बत शो करें। लेकिन उस तोहफे का ताल्लुक ये नहीं है कि सोसाइटी में आपकी शादियों में खाना देना बहुत ज़्यादा, बच्चियों को जहेज़ की शक्ल में इतना ज़्यादा और फिर उसकी तशहीर करना। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों को गाड़ियाँ तोहफे में दे रहे हैं और फिर उसके बाद जो लोग नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत ही जो है वो गलत मैसेज हम सोसाइटी में दे रहे होते हैं। तोहफे का ताल्लुक बिल्कुल जैसे मैंने कहा एक मुस्कुराहट, मुस्कुराहट भी एक तोहफा ही होता है कि अगर आप किसी को स्माइल पास कर दें तो उसका दिन अच्छा गुजर जाए। बिल्कुल, आप किसी को, हाँ,
उस वक्त देना जब उसको ज़रूरत है, उसकी आपकी जो इमोशंस की, आपके बिल्कुल ऐसे ही। वैसे नौशाबा आज का दिन क्योंकि बड़ा खास है और तोहफे तोहफे जो है देने दिलाने का भी दिन है, खास तौर पर हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है आपस में गिफ्ट एक्सचेंज करें। लेकिन अगर हमारे देखने वाले कोई भी किसी को तोहफा देना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप कॉल मिलाएं, अपने अल्फाज के जरिए भी तोहफा दे सकते हैं अपने चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों को। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ है बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बिलाल, क्या बात करना चाहेंगे? जी, आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हमारी जो तारीख है उसको हमें याद रखना चाहिए। किसी को किसी के साथ प्यार से मिल लेना, इखलाक के साथ बात करना ही बेहतरीन तोहफा है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे, किसी को तोहफा देना चाहेंगे अपने अल्फाज के जरिए? अच्छी बात जी, किसी से प्यार से ही बात करने, इखलाक से बात हमें बर्दाश्त करनी चाहिए। हमारी अंदर बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान में, ये सबसे पहले हमें करनी चाहिए। चलें जी, बेहतरीन तोहफा है ये भी। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। एक और कॉलर है मोहम्मद असलम। जी मोहम्मद असलम, अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या बात करना चाहेंगे? मैडम ये बात करना चाह रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त था, 2013 में हमारी लड़ाई हो गई थी ना उसके साथ, तब आई वाज इन कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो तब उसको मनाने के लिए 6 साल में मैंने बहुत कॉस्टली गिफ्ट दिए। लेकिन मुझे ना पुरानी पिक्चरें, पुराने गिफ्ट, यानी वो चीज़ें ना, बुक्स वगैरह रखने का बड़ा शौक। तो पुरानी पिक थी मेरे पास पड़ी, तो मेरे उस दोस्त की जो नाराज हो गया था, वो मैंने जब उसको गिफ्ट एज ए गिफ्ट के तौर पे दी तो वो मान गया। इस बारे में मेरे मेहमानों से क्या राय है, आपसे सवाल है। अच्छा जी, ओके जी। वैसे ये भी एक है। वैसे सहर, इस तरह आपने सुना है तो सवाल इनका ज़रा बताएं। अगर इनका मैं मिस इंटरप्रेट नहीं करी तो सवाल ये है कि क्या दोस्ती ख़त्म हुई है और उसके बाद तोहफे तहाइफ? बिल्कुल ऐसे। बहुत अच्छा किया कि ये बात हुई या ये बात पुट फॉरवर्ड हुई। जिस तरह आपकी जब किसी से दोस्ती ख़त्म होती है ना और उसके राज आपके पास अमानत होते हैं, और एक इंसान की जो इंटेग्रिटी होती है ना, एक इंसान का जो करेक्टर होता है, वो बहुत सारे जो 3-4 ऊपर के मयार हैं, बुलेट पॉइंट्स है, उसमें एक इस बात से परखा जाता है कि आप अपने दोस्त के राज फशा नहीं करते बाद में। जिस तरह दोस्ती खत्म होने के बाद आप उनके, क्योंकि जब आप दो लोग इंटीमेट होते हैं एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, आप उनके राज सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जिस तरह वो अमानत है उसमें ख्यानत नहीं करते, उस तरह उनके तहाइफ की भी इज्जत करें। इससे आप अपनी इज्जत करें, आप अपनी उन फीलिंग्स की इज्जत करें जो उस वक्त आपके दिल में अपने उस दोस्त के लिए थी। बिल्कुल ऐसे। उस वक्त आप एक दूसरे की इज्जत तो खैर हर एक की हमेशा ही करनी चाहिए। उस वक्त आप एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के साथ थे। अपने उस वक्त की, अपनी उस जात की इज्जत करें और उन तोहफों की भी इज्जत करें, उन्हें संभाल के रखें। बिल्कुल संभाल के रहना चाहिए। बल्कि जो गिफ्ट्स होते हैं ना, इनकी कदर करनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी उसकी मालियत हो। लेकिन अगर देखा जाए तो वैसे शहर यहाँ पर ये भी हो गया, मयार चेंज हो गए हैं। क्योंकि पहले तो ना गिफ्ट्स ही अब होता है कि भाई महंगे से महंगा गिफ्ट दिया जाए। इसके मसला जो है ना ये बड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसमें ये होता है लोग ना एक दूसरे को लेने, अगर दे रहा है गिफ्ट महंगा तो वो एक्सपेक्ट करते हैं मुझे उससे ज़्यादा मिले, उससे ज़्यादा। यही बात है, सोच को चेंज करना होगा। बिल्कुल सोच को चेंज करना होगा। और ये देखा देखी में हो रहा है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फ्लॉन्ट करता है कि मुझे अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर एक डायमंड रिंग मिली है, तो अब जो साथ वाली है वो तो चाहेगी कि जी मुझे पूरा डायमंड सेट मिलेगा। अगर एक को एक सूट मिला है तो वो चाहेगी कि मुझे 2 या 3 सूट से ज़्यादा मिले ना। वही है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो देयर इज नो एंड टू इट। आप देने वाली की फीलिंग्स, उनके जेन्युइन होने को, और इस बात को कि अगले ने सबसे कीमती चीज जो आप किसी को अपना दे सकते हैं, जज्बात से भी पहले वो होता है आपका टाइम। बिल्कुल। जिसने आपके लिए तोहफा सिलेक्ट किया है उसने आपको अपने दिन में से हिस्सा निकाल के दिया है। इससे कितना टाइम लगाया होगा उस गिफ्ट को चूज करने के लिए। उसकी इज्जत करें, दिल का हिस्सा तो दिया ही है, साथ अपनी घड़ियों, सेकंडों और मिनटों का हिस्सा भी दिया है। उसकी कदर करें, इज्जत करें, इज्जत से कबूल करें और नाप तोल में मत लगे। बिल्कुल नाप तोल में नहीं लगना चाहिए। वैसे नौशाबा, किसी भी इंसान को तोहफा देने के लिए बेहतरीन तोहफा हो क्या सकता है, किस तरह से इसका इंतखाब किया जाए? इज्जत। इज्जत सबसे ज़्यादा बेहतरीन तोहफा अगर आप किसी शख्स को दे सकते हैं तो आप उसको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। मोहब्बत इज़्ज़त का नाम है, और मोहब्बत का ताल्लुक़ सिर्फ लड़का लड़की से नहीं है, मोहब्बत का ताल्लुक़ इंसानियत से है, रिस्पेक्ट से है। और यही तोहफ़ा है आपकी जो इंसानियत है, आप जो किसी शख्स को इज़्ज़त देते हैं। और असल में देखें, इसी चीज़ को अगर आप आगे लेकर चलें इसी बात को, तो हमने देखा कि जितने भी मामलात ज़िंदगी के हैं ना हमारे, उसमें
हम ज़्यादातर कोशिश ये कर रहे होते हैं कि अगर एक शख्स ने इतना तोहफ़ा दिया है तो हम या तो उसको मुकाबले में ज़्यादा तोहफ़ा दें, या फिर अगर नहीं कर सकते तो ये एक रेस सी बन गई है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, बड़ी तकलीफ दे। मेरे पास मैं कन्वर्जन डिसऑर्डर पे काम करती हूँ, जिस नॉन एपिलेप्टिक फिट्स, झटके लगने शुरू हो जाते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन की एक्सट्रीम फॉर्म है। अब उसमें खातून को सिर्फ इस वजह से, देखें तरबियत का आंसर नहीं था, वो इस वजह से परेशान थी। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी वजह क्या है दुख की, तो उसने कहा कि मैंने अपनी जेठानी को शादी पे 1.5 तोला का सेट डाला था, उसने मुझे इन रिटर्न 1 तोला का दे दिया और मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है। ठीक है, और ये तो बड़ी, वैसे मैं नौशाबा यहीं से आती है। कॉलर हमारे साथ है न्यूयॉर्क से वकार। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वकार, क्या हाल है और कैसा माहौल है इस वक्त न्यूयॉर्क में? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ठंड पड़ रही है, क्रिसमस की तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं, जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का। बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, अच्छे टॉपिक्स लेके आते हैं आप लोग। अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे माशरे को, उस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, खासतौर पर जिस टॉपिक्स आप लेके आती हैं यहाँ पर। मैं आपका प्रोग्राम रोजाना देखता हूँ, क्योंकि हमारा टाइम इस तरह की होती है कि मिल जाता है टाइम। लेकिन जो आज का मौजूद है खासतौर पर तोहफे के बारे में, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ तोहफा है। हमारी सेहत तोहफा है, जैसे हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, और बाकी हर तरह के रिश्ते जो हैं हमारे पास, वो हर तरह का एक तोहफा है हमारे पास। बिल्कुल जी बिल्कुल, हर चीज़ ही तोहफा। अल्लाह ताला ने हमें आंखें दी हैं, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं। नौशाबा अपनी बात तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए अब ये वाली बात है कि अगर आप ये समझ नहीं रहे कि जो तोहफ़ा है उसके अंदर उसके जज्बात जो है ना, इमोशंस, उनको पीछे आपने कर दिया, और जो मटेरियल या उसकी जो ये चीज़ें जो है ना इकरा, ये ही तरबियत है। जब हम अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, कोई भी तोहफ़ा अगर आप उनको देते हैं और आप उनसे कहते हैं कि आप ज़रूर दें, ये जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है या रिवॉर्ड है बच्चे के लिए, ये तरबियत के अंदर ही हमने डालना है कि जब आप उनको देखें, अगर आपने अच्छा नंबर लिए तो माँ अच्छा खाना कि उसका फेवरेट फूड की शक्ल में तोहफा दे सकती है। वालिद जो है उनको किसी बाहर अच्छे मकाम पर, उनको सैरो तफरी के लिए, उनको दरख्त, पहाड़, खुशी का जो आंसर है जो तलाश करें, वो छोटी चीजों में करें, ताकि बच्चा जो है बड़ा होकर तलाश करना चाहिए, मटीरियल उसको खुशी ना। नौशाबा, आपकी इसी अच्छी बात के साथ आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करने का कहा है, और यकीनन हमें करनी भी चाहिए। वैसे जिस तरह से सहर, क्योंकि हमारे पास 30 सेकेंड्स है, क्लोजिंग रिमार्क्स देते हैं। क्लोजिंग रिमार्क्स हैं कि अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते तो दुआ दे दें, क्योंकि जब आप दुआ देंगे वो सीधा ऊपर जाएगी, और जब वो बरस के नीचे आएगी तो इससे अनमोल टोकन कोई नहीं हो सकता। दूसरा लास्ट मैसेज ये देना चाहूँगी कि सारे तोहफे अया नहीं होते, कुछ तोहफे अल्लाह ताला की तरफ से मुश्किलात की सूरत में भी होते हैं, उनको भी गिफ्ट लेके कबूल करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सहर चावला आपका और नौशाबा मन्नान आपका कि इतने प्यारे आज के दिन के लिए आपने भी हमें तोहफा दिया। हम हमारे साथ हमारी गुफ्तगू में शरीक हुई हैं, तो एक दूसरे को तोहफे तहाइफ थे। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। कामयाब और खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी उसूल कौन से हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और हम कैसे गुजारते हैं, इसी मौजू पर आज हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। अपने गेस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सदाकत, मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप। डॉक्टर सदाकत, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है फ़ारूक सुहेल गवंदी साहब। आप सियासी तज्ज़िया निगार हैं, एंकर हैं, कॉलम निगार हैं और लिखारी हैं, एक्टिविस्ट हैं, जबकि सयाहत के शौक़ की वजह से देश परदेश आते जाते रहते हैं। 100 से ज़ायद ममालिक का विज़िट कर चुके हैं, 9 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। हाल ही में उनकी किताब लोग दर लोग शाया हुई है, जो 2019 की मकबूल तरीन किताबों में से एक है। इसके अलावा गोविंदी साहब मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में भी बहुत मुतहरिक है। बहुत शुक्रिया गोविंदी साहब आपके भी कीमती वक्त का। गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। क्या ज़िंदगी गुजारना भी एक फ़न है? बिल्कुल फ़न है, और सबसे बड़ा फ़न यह है कि आप अपना टाइम कितना यूटिलाइज़ करते हैं अपने लिए और अपनी कलेक्टिव स्ट्रगल जो है। मैं चूँकि एक्टिविस्ट हूँ, तो एक्टिविस्ट तो होता ही कलेक्टिव स्ट्रगल के लिए है। तो लाइफ को सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की। और हमारे हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि
आधी ज़िंदगी इंतज़ार में गुजारते हैं, आधी सो के, और थोड़ी बहुत जो बचती है वो काम में। तो मैंने एक दफ़ा एक शख्स को 1977 में, मैं 16-17 साल का था, ये कहते हुए सुना कि मैं 18 घंटे काम करता हूँ। अच्छा। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, मैंने जलसे में सुना। अब मैं खुद 18 घंटे काम करता हूँ और मल्टीपर्पज़ काम है, एक टाइप नहीं है। तो ज़िंदगी गुजारना एक फ़न है। आप रिश्तेदारी में अफसोस, शादी ब्याह, समाजी काम, रिज़्क़ कमाना, लोगों के काम आना, क्रिएटिव कंट्रीब्यूशन करना, और किसी भी शोबे में आप हों तो आपको प्लान करना चाहिए अपनी लाइफ को। तीसरी दुनिया, और ख़ुसूसन हमारी जो दुनिया तीसरी दुनिया में, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी को प्लान नहीं करते। जब 40-50s में जाते हैं तो फिर लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं, उसकी वजह से मैं नाकाम हुआ, उसकी वजह से मेरा कारोबार नहीं चला। हम अपनी मेहनत पर और अपनी क्रिएटिविटी पर, जो अल्लाह ने हमें एक तख्लीकी सलाहियत दी है, और वक्त की कदर नहीं करते। वक्त ज़िंदगी है, एक लम्हा जो अभी गुजर गया वो ज़िंदगी का कम हो गया, हम एक बड़ी आगे चले गए। तो ज़िंदगी गुजारना एक आर्ट है, और ये कोई इतना मुश्किल आर्ट नहीं है, इसको जानना इतना मुश्किल नहीं है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाजी, ज़ाती, ख़ानदानी, फैमिली, और जो आप पर जिम्मेदारियां हैं पूरी करें और कंट्रीब्यूट करें और खुश रहें, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती है। सदाकत साहब, ये ज़िंदगी गुजारने का सही तरीका क्या होना चाहिए और हम कैसे गुजार रहे हैं? अच्छा, ज़िंदगी एक ढांचे में गुजारी जाए तो आसानी रहती है। जैसे सड़क पे ट्रैफिक चलती है तो वो एक तरीके से चलती है, एक ढांचा होता है। आप कभी रुकते हैं, कभी आप चलते हैं, फिर आप दाएं बाएं भी ख्याल रखते हैं कि किसी से टकरा ना जाएं। तो ज़िंदगी गुजारने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, ढांचा चाहिए, और फिर उसमें डिसिप्लिन के साथ चलना, जिसमें सबसे अहम हमारे नज़रियात हैं, क्योंकि इंसान नज़रियात रखता है, दूसरे जानदार नज़रियात नहीं रखते। और नज़रियात भी उस तरह बेहतर होते चले जा रहे हैं वक्त के साथ साथ, जैसे कि दुनिया की खूबसूरती बढ़ती जा रही है, दुनिया का अंदाज़ बेहतर होता चला जा रहा है, आसानियाँ पैदा हो रही हैं, तो नज़रियात भी शेप अप हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। और उसकी ज़िम्मेदारी ज़्यादातर अक़वाम मुत्तहिदा के पास अब है कि दुनिया में किन नज़रियात का रवाज दिया जाए, और उसमें अपनी ज़िंदगी का ज़िम्मेदारी उठाना, बोझ उठाना, दूसरों पे रहने की बजाय अपने ऊपर रहना, या फिर कोई काम शुरू करना तो पहले सोच लेना कि इसका अंजाम कैसा होगा, उसके बारे में फिर तरजीहात को देखना, और देखना कि दूसरे इंसानों के साथ आपका रिश्ता जीत जीत का हो, आप हराने की कोशिश ना करें लोगों को, क्योंकि हम सब इकट्ठे मिल के भी जीत सकते हैं। खेलों में होता है कि किसी को हम हराते हैं तो हम जीतते हैं। फिर लोगों खेल में कहते हैं ना, जीत और हार होती है, और लोगों की बातों को गौर से सुनना, और फिर बाद में बात करना, फिर लोगों के साथ तालमेल बना के चलना, और अपना इंफॉर्मेशन, अपनी मालूमात, जैसे कि आजकल गूगल पे या यूट्यूब पे आप जाते हैं तो आपको नज़रियात बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कि दूसरी इसके बाद बहुत ही अहम चीज़ है अपने मूड के बारे में, कि हम अपने मूड को अगर अच्छा नहीं रखेंगे तो हमारे नज़रियात कितने भी अच्छे हों, या अगर हमारे पास आसाइशें दुनिया भर की हों, तो अगर हमारा मूड ही अच्छा कोई नहीं, हमारे पास तो सारी चीज़ें फ़ायदेमंद नहीं होंगी, जीने की तमन्ना ही ना हो, और हम घसीट रहे हों अपने आप को। और जैसे लोग यहाँ 40-50 साल की उम्र के बाद कहना शुरू कर देते हैं, जी हम तो बोनस पे जी रहे हैं, और फिर अपनी ज़िंदगी को वो छोड़ देते हैं, और ज़िंदगी को खुद ब खुद वो ड्रैग सा करते रहते हैं। तो मूड के लिए बहुत आसान तरीका यह है कि 3-4 चीज़ों पे तवज्जो दें, आपका मूड हमेशा अच्छा रहेगा। यानी पहली बात ये कि आप मुतहरक रहें, अपने पैदल चलने का या वर्जिश का या कोई एहतमाम करें जिसमें रोज़ाना कम अज़ कम जैसे 10,000 कदम चलना अब रिकमेंड किया जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो इससे मूड बेहतर रहता है। फिर सस्ती ग़िज़ा अगर आप खाएंगे तो उससे मूड अच्छा रहता है, जैसे दालें, सब्ज़ियाँ और फल, ये चीज़ें जो कम चीज़ें उन पर हम अगर शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला का, तो हमारा मूड ऑब्वियस सी बात है अच्छा होगा। लेकिन गोविंदी साहब, जिस तरह से मुश्किलात और तकालीफ पेश आती हैं उसका मुकाबला कैसे करना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कोई मुश्किल परेशानी आ गई है तो वो उल्टा गलत रुख पे चल पड़ते हैं कि भाई हमारे साथ तो ये हो गया, वो फिर वो उससे एक सबक नहीं सीखते हैं। देखिए, मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। मैं तो खुद अपने चैलेंजेस खुद डेवलप करता हूँ। अच्छा। यानी कि टारगेट सेट करना इज़ योर चैलेंज। आप खुद कहते हैं कि मैंने ये काम करना है,
तो काम तो पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल है लेकिन मुमकिन है। मुमकिन है, ना मुमकिन कोई चीज़ नहीं है। चांद पर जाना मुश्किल था, ना मुमकिन नहीं था। मेरा ख्याल ये आपका एक करेज होता है, आपका एक विजन होता है जो आपको वो उस स्टेज पे ले जाता है कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। इंसान एक क्रिएटिव शख्स है ना, हैसियत है उसकी, तो हर चीज़ मुमकिन है। मसलन आप इतनी बड़ा पत्थर नहीं उठा सकते, तो आपने एक मशीन बना ली जो बड़ा पत्थर अपने से उठा, हम 2 मन वज़न उठा सकता है कोई दुनिया का पहलवान। सो इट इज़ योर विजन, ये आपकी क्लैरिटी है ज़िंदगी के बारे में कि इसको कैसे मुमकिन है। मैं कई लोगों को कहता हूँ जी सारे काम खुद करने चाहिए, मैं भी सारे काम खुद करता हूँ। सुबह उठ के अगर आप तफसील सुने तो आप हैरान हो जाए, और बड़े मैंने कहा मल्टीपल, लेकिन ये नहीं है कि मैं अपनी गाड़ी सारा दिन मरम्मत करता रहूँ कि ये मेरा काम है। नहीं, मेरा काम उससे कोई बड़ा भी है, वो गाड़ी मरम्मत करना मैं दे सकता हूँ। कई लोग मेरे दोस्त हैं जो मेरे से ज़्यादा खुशहाल हैं, नहीं मैं खुद कर लेता हूँ, पैसे बचेंगे 500 रुपये, मैं 50,000 रुपये अगर मैं 1 घंटे में कमाता हूँ। तो कोई चीज़ जो उनसी है वो मुश्किल नहीं है, और अगर आप मुश्किल समझेंगे तो फिर आपके ऊपर एक उदासी सी, मायूसी सी, नाकामी आएगी। और कामयाबी जो उनसी है वो चैलेंज डेवलप करना है, और चैलेंज टारगेट सेट करके उसको अचीव करने का जो प्लेयर है ना, जो जब आप चीज़ को अचीव करते हैं ना, जैसे एक माँ का बच्चा होता है पैदा, तो वो एक खुशी महसूस करती है, क्रिएटिविटी है ना, अचीवमेंट है। इसी तरह जब आप कोई चीज़ लिखते हैं, जब आप कोई फिल्म बनाते हैं, शो करते हैं, शो कामयाब होता है, तो ये एक मुश्किल काम तो उस सेंस में है, लेकिन ये एक प्लेयर है। मेरे लिए तो स्ट्रगल, मैं आपको सच बताऊँ, मेरी ज़िंदगी के कई प्लेयर हैं, उसमें सबसे बड़ा प्लेयर, मैं आज पहली दफ़ा नहीं कह रहा, इसमें हमने लिखा है कि जद्दोजहद करना मेरा प्लेयर है। लोगों के लिए जद्दोजहद करना मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल काम है, जद्दोजहद है। पहले हाल पूछेंगे क्या हाल है, हाल बड़ा ख़राब है, मैं ऐसे चलता हूँ भी, मैंने आपका हाल पूछे को अल्लाह का शुक्र है मैं बड़ा अच्छा हूँ। तो ये जो प्लेयर है ना, ये स्ट्रगल प्लेयर है, ज़िंदगी की स्ट्रगल प्लेयर है। जब आप अचीव कर लेते हैं तो अचीवमेंट का जो प्लेयर है वो स्ट्रगल के प्लेयर से ऊपर का प्लेयर है। तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। मैंने तो ज़िंदगी को, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ, एक रवायती छोटी मिडिल क्लास से, मैंने ज़िंदगी की जो टारगेट सेट की है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, जो मैंने सेक्रीफाई किया, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो चीज़ें जिसका ख्वाब लोग देखते हैं मेरे शोबे में, ख्वाब देखते हैं, उसके लिए मरते हैं। मैंने कहा ये मेरी मकाम नहीं है, मैंने ये काम करना है, मेरा रास्ता ये है, मैंने ये अडॉप्ट करना है। तो आप अपनी ज़िंदगी को खुद तय करें, ज़िंदगी आपके ऊपर हावी ना हो, आप ज़िंदगी को कंट्रोल करें। ज़बरदस्त बात। अच्छा, लेकिन गोविंदी साहब, ईमानदारी कितनी ज़रूरी है? इंसान को ईमानदार होना चाहिए, होता है ना कि इंसान ईमानदार हो, तो कितना ज़रूरी है ईमानदारी? 100% ज़रूरी है। देखिए ये जो हम मिसालें देते हैं ना, बात करते हैं हम मुसलमान हैं, लेकिन ईमानदार दुनिया कौन सी है? जब हम लोग जाते हैं नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, हम उनकी ईमानदारियाँ देख के मुतासर होते हैं। तो ये एक लाइफ स्टाइल है, ये लाजमी है। मैं उन लीडरों को कहता हूँ जी मैं बड़ा ईमानदार हूँ, एक लीडर कहता है, मेरे लिए ये कोई सेलिंग चीज़ नहीं है कि मैं ईमानदार हूँ। मैं जिन लोगों में पला बड़ा हूँ, माँ बाप के अलावा भी इंसान सीखता है। हम ये बड़ा जुमला बोलते हैं जी माँ बाप बड़ा अदारा है, नहीं, मैंने समाज से सीखा, मेराज खालिद से सीखा, बाबा सोशलिज्म शेख रशीद से सीखा, डॉक्टर बशर हसन, मेरे दोस्त थे बुलंद एजवत, तुर्की के वज़ीर आज़म, 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर और 0 अकाउंट। उन्होंने कभी अपनी ईमानदारी सेल नहीं की। ईमानदारी तो लाजमी है, एक बर्फ़ी बनाने वाले पर लाजमी है कि वो बर्फ़ी बनाना जानता हो, वो कहे जी मैं बर्फ़ी बनाना जानता हूँ, ये तो लाजमी है। इंसान अगर ईमानदार नहीं है तो मेरी नज़र में वो इंसान नहीं है, कुछ और चीज़ है। ज़बरदस्त। ईमानदारी जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, ईमानदार होना चाहिए 100%, ये बात 100%। एक कॉलर हमारे साथ है, महमूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, महमूद हसन आबिद बात कर रहा हूँ। मेरे जी जी, हाँ जी, बात करें महमूद साहब। हाँ जी, वो मैं ना बात करना हूँ कि ये किरदार साजी जो है, असल जिंदगी गुजारने का ढंग तो यहीं से आता है। अगर किरदार साजी में कमी है, हाँ जी, किरदार साजी में झोल है, सजी है, तो किरदार बेहतरीन नहीं है, कामिल नमूना नहीं है, तो जिंदगी तो बेमानी होकर रह जाएगी। बिल्कुल कौसर ने कहा था, सलीम कौसर ने, कि ये फकत अजमत किरदार के ढब होते हैं, फैसले जंग के तलवार से कब होते हैं। और उस्ताद बेदल हैदरी, उस्ताद सुखन हजरत बेदल हैदरी मेरे दादा उस्ताद फरमाते हैं कि उसने खुदी का नशा उतरने नहीं दिया,
खुद मर गया, ज़मीर को मरने नहीं दिया। जब किरदार साजी बेहतर हो जाएगी तो जिंदगी खुद ब खुद खूबसूरत लगनी शुरू हो जाएगी। आदमी लिबास से तो खुमाल नहीं होता, आदमी तो खूबसूरत किरदार से जो है वो बनता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। और 92 की पूरी टीम, आप पहले बात कर रही थी तोहफे की, एक जुमला मुझे कहने दीजिए मेरे ख्याल में कि सबसे बड़ा तोहफा जो था वो खूबसूरत बात ही सबसे बड़ा तोहफा है। इस जमाने में किताब की अहमियत थी, बहुत बड़ी अहमियत थी। अब किताब से लोग दूर हो गए हैं। अब कहाँ से किरदार साजी आएगी, कहाँ से मोहब्बत आएगी, कहाँ से इशार और कुर्बानी का जज्बा बेदार होगा। अल्लाह 92 को सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब, आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं। किरदार साजी वाकई बहुत खूबसूरत है। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ हैं, आबिद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जी, तारिक बताइएगा क्या बात करना चाहेंगे? चलें जी, तारिक की कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर है, जावेद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं बोल रहा हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जब तक था तो हमारे मसले हल हो जाते थे। जब से जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हुआ है। वालेकुम सलाम, मैं जावेद कायम खानी बात कर रहा हूँ। बात यह है कि जब तक जॉइंट फैमिली सिस्टम था तो हमारे मसले हल हो जाते थे, हम एक दूसरे से शेयर करते थे। जब से जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म हुआ है ये प्रॉब्लम हमारे साथ पैदा हो रहे हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में तमाम मसाइल का हल है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम हो ना तो मसले बहुत ज़्यादा हल हो जाते। चलें जी, ठीक है जी। डॉक्टर सदाकत, वैसे पहले तो हमारे कॉलर थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की किरदार साजी की, तो वो कितना ज़रूरी है? देखिए, किरदार साजी का ताल्लुक बुनियादी नज़रियात से है जो मैंने पहले अर्ज़ किया, और उसके बाद अगर आपका मूड अच्छा है और फिर आपका जो बिहेवियर है इससे दूसरे इंसानों को बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब तक हम अपना किरदार बिल्ड नहीं करते तो फिर हमें कदम कदम पर सोच समझ के फ़ैसले करने पड़ते हैं। लेकिन एक दफ़ा हम अपना किरदार बना लेते हैं तो हमें पता होता है कि किस मौके पे हमने कैसे चलना है, यानी हमारा दूसरे लोगों से तालमेल कैसा होगा, या जैसे कि अगर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं तो आपको कैसे दूसरों का ख्याल रखना पड़ेगा, या आपको कोई भी नहीं देख रहा, आप कहीं गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो इस पे भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कोई सही रवैया अख्तियार कर रहे हैं या कोई गलत रवैया अख्तियार कर रहे हैं। किरदार साजी जो है ये माँ बाप से शुरू होती है, औलाद के हवाले से, बिल्कुल, और फिर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मकसद बुनियादी किरदार साजी है। इल्म तो आजकल आपको पता है कि इंटरनेट पे हर चीज़ का, हर बात का इल्म आपको होता है। लेकिन जो हम ज़िंदगी अच्छी गुजारने के तरीक़ों की बात कर रहे थे, तो नज़रियात और मूड को अच्छा रखना और उसके बाद अपने बिहेवियर को अच्छा रखना, ताकि आप दुनिया के साथ जब इंटरेक्ट करें तो जो कोई भी आप से मिले उसे खुशी हो। जैसे वो कहते हैं ना कि मोमन तो वो है जो सरासर खैर ही खैर है, जिसे देख के डर ना लगे कि इसके साथ इंटरेक्शन के बाद आप कहीं खसारे में तो नहीं चले जाएंगे। इसके अलावा हमें अपनी इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल, अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। गोविंदी साहब, ज़िंदगी में नाकामियों का मुकाबला कैसे किया जाए? देखिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नाकामी मेरी नज़र में नाकामी कोई हर्ज नहीं है, और खेल का जो तस्वर है ना, हार जीत नहीं है, खेल हारा हुआ भी जीता होता है। मैं उसको भी जीत मानता हूँ, क्योंकि इसी तरह ज़िंदगी में नाकामियाँ होना कोई बात नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में कई चीज़ मैंने कई प्रोजेक्ट किया। एक प्रोजेक्ट किया, कहता क्या बना, लोग शर्मिंदगी से, मैं कहा नाकाम हो गए। अच्छा, उसने वो एक जिसको लफ्ज़ बोलते हैं शरीक था वो मेरा, कहता ना, कहता है बड़ी बात है। मैं कहा नाकाम हो गए तो क्या हो गया? इंसान नाकाम होता है, एक साइंटिस्ट तजर्बे करता है लेबॉर्ट्री में तो नाकाम होता है, तो उस नाकामी से सीखता है कि मेरा वो फेलियर क्यों था। मेरी नज़र में ज़िंदगी अचीवमेंट का नाम है। नाकामी जो सी है वो उसकी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कामयाब नहीं हुई। तो इसको मैं ज़िंदगी को मैंने तो बड़ा भरपूर तरीके से गुजारता हूँ और गुजारता हूँ। मैं तो बड़ा प्लेयर लेता हूँ। मतलब आज मुझे सुबह आना था, मेरा स्केड्यूल नहीं था, आपका हुक्म था, मैं अपने स्केड्यूल को थोड़ा सा बदल के दूसरी जगह जाना था, बड़ा ज़रूरी था, उधर कमिटमेंट थी मेरी, मैं टाइम का और वक्त का पाबंद हूँ। तो मैंने कहा मुझे इतना चाहिए। तो मैं चीज़ों को कहता हूँ कि नाकामी कोई नहीं है। आप 100 प्रोजेक्ट करते हैं ज़िंदगी में, उसमें 20, 50, 70 भी नाकाम हो गए तो क्या हुआ? तो गेन तो किया ना।
अगर आपने एक टारगेट सेट कर लिया तो उस टारगेट में आपको, अगर कोई आप जा रहे हैं इस्लामाबाद जा रहे हैं जीटी रोड से, तो आपको नाकामी होगी, सड़क ब्लॉक है आगे से, तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लें। ये चीज़ें एक दूसरे, हम इम्पेशेंट है ना, हमारी कौम पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, हम गुस्से वाली कौम बनते जा रहे हैं। तो इसलिए हम नाकामियों पे भी, अच्छा फिर नाकामी पे हमने एक और करैक्टर है, नेशनल करैक्टर है, मेरा शोबा चूँकि पॉलिटिकल साइंस भी है, तो हमारे नेशनल कैरेक्टर में अपनी नाकामियों को दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हैं। अगर अपनी नाकामियों को अपने पर जिम्मेदार डालें कि हम नाकाम हुए हैं, तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व किया जाएगा तो होगा। इसी तरह नाकामी को अगर उसका हल किया जाएगा तो वो कामयाबी में बदल जाएगी। नाकामी कोई चीज़ नहीं है, ज़िंदगी का हिस्सा है। जिस तरह से हम अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं आज की ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, गोविंदी साहब हम बात कर रहे थे कि नाकामियों से इंसान सीखता है, नाकामी कुछ भी नहीं होती, ये आपका कहना था। हाँ, नाकामी कोई चीज़ नहीं है। मैंने ज़िंदगी में इनकलाबात को पढ़ा है, बिल्कुल उनमें हिस्सा लिया है। इनकलाब आता है, नाकाम हो जाता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, नाकाम हो गया, लेकिन उसके असरात देखें पूरी दुनिया पर पड़े। उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरा यूरोप बदला, तो उसको नाकामी नहीं कहेंगे, वो एक नाकाम इनकलाब था। लेकिन वो नाकाम इनकलाब भी एक कामयाबी थी कि मोनार्की को ख़त्म किया, फिर पूरे यूरोप में फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई। तो नाकामियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये आपकी एक ऐसा नतीजा होता है कि आपका फेलियर क्या था, उसमें आपने कहाँ गलत परफॉर्म किया। किसी भी शोबे में, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप मिल मालिक हैं, आप मजदूर हैं, आप साइंटिस्ट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं। देखें, कोई तहरीक देख लें, कोई ज़िंदगी का कोई अमल इज्तिमाई देख लें, कोई अमल देख लें, कोई छोटा मोटा अमल देख लें, कोई बड़ा अमल देख लें, उसमें नाकामियाँ लाजमी हैं। ये कहना कि जी ये परफेक्शन है, परफेक्शन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात में है। दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है अल्लाह ताला की ज़ात में, और उसके अलावा सब के अंदर कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है। उस खामी को नाकामी अगर बनती है तो उसको आप कामयाबी में बदल सकते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आप फिर उसको उस तरह रिजॉल्व करें कि वहाँ पे जो आपका फेलियर हुआ था वो क्यों हुआ था। एक कार बनती है, एक गाड़ी बनती है, वो नाकाम होती है। एक जहाज़ बनता है, वो उड़ता है, वो नाकाम होता है, 2 घंटे चलता है। आप देखें फिर नए से नया जहाज बनता है, तो इसको नाकामी नहीं मैं कहता, ये तजुर्बा है, ये ज़िंदगी के तजुर्बात हैं। और इंसान अपने तजुर्बात से जो ना सीखे उसने कुछ नहीं सीखना। कामयाबी उसको कभी नहीं चूमेगी उसके कदम। बिल्कुल, तजुर्बात से हमें सीखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर सदाकत, जिस तरह से कहा जाता है कि जी फलां बड़ा अक्लमंद है, ये अक्लमंद होता क्या है? अच्छा, अक्लमंद और ज़हीन का आपस में तकाबल करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अक्लमंद क्या होता है। ज़हीन इंसान वो होता है जो कि नए नए तरीके निकालता है, जो क्रिएटिव होता है, और इतना बाज़ औक़ात कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो रिस्क लेता है और मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि उसको यकीन होता है कि मैं मुसीबत से भी निकल भी आऊँगा। और बहुत से लोग बार बार मुसीबत में फंसते हैं और फिर निकलते हैं, और फिर कभी ऐसा भी होता है कि वो मुसीबत में फंसते हैं तो निकलते नहीं। लेकिन अक्लमंद शख्स वो होता है कि जो मुसीबत में फंसना पसंद ही नहीं करता, वो तजर्बों से फ़ायदा उठाता है, वो सीखता रहता है कि दुनिया के साथ क्या हुआ, माजी में लोगों के साथ क्या हुआ। वो ये भी सीखता रहता है कि उसके अपने आबा अजदाद या उसके माँ बाप या उनके चचा खाला ताया मामू फूफो के साथ क्या हुआ, क्योंकि हमारी जीन्स कुछ कॉमन होती हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा पहले से हो जाता है कि जिन मुसीबतों में मेरे बुज़ुर्ग पड़े थे, तो अगर हम उन मुसीबतों के ऊपर एक नज़र डाल लें और अपने आप को पहले से बचाने के लिए कोई हिकमत अमली बनाएं, तो ये अकल होगी। अच्छा, अकल बढ़ाई जा सकती है, अकल अनलिमिटेड है कि आप जितना चाहें अपनी अकल को बढ़ा सकते हैं, जहानत नहीं बढ़ाई जा सकती। ये कुदरत का एक तोहफा है, कुदरत की तरफ से तोहफा होता है। जिस तरह से गोविंदी सब का कुछ लोग होते हैं बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, तो साथ साथ उन्हें पछतावा होना शुरू होता है। वो पछतावा क्यों होता है और वो क्यों पछताते हैं? देखें, वो उनकी पर्सनैलिटी में फेलियर का उन्होंने अपने आप को शिकस्त खोरना तय कर लिया है। मैं तो अपनी ज़िंदगी में अपने आप को कामयाब समझता हूँ। जो मेरे दोस्त थे बड़े बड़े ओहदों पे गए, वो अपने आप को अभी भी नाकाम समझते हैं। कामयाबी का तस्वर ये है कि आप कैसी कामयाबी चाहते हैं। मटेरियलिस्टिक कामयाबी, कलेक्टिव कामयाबी, मकान बनाने की कामयाबी, दुकानें बनाने की कामयाबी, प्रॉपर्टी बनाने की, कैरियर का ताल्लुक सिर्फ इन चीज़ों से नहीं है। आपकी ज़िंदगी के एम्स क्या हैं? तो ये समझना कि मैं फेल हो गया हूँ,
ये एक शिकस्त खुर्दा इंडिविजुअल ग्रो नेशन या रीजन के लोगों का एक पूरी साइकोलॉजी होती है कि आप अपने आप को कहते हैं हम नाकाम हो गए हैं। हाँ। अच्छा, ये नाकामी असल में शिकस्त कबूल कर लेना है, शिकस्त को ना कबूल करना कि इसको मैं शिकस्त को फतह में बदल दूंगा। देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फतह मक्का है वो क्या है, वो एक दफ़ा गए और अगर उसको कैलकुलेट, मेरे एक दोस्त हैं स्कॉलर, उन्होंने कहा 11 महीने का काम है तैयारी करना, जाना वापस आना। वो सुलह हुदैबिया करके आ गए, वो कामयाबी थी उनकी सुलह हुदैबिया। फिर वो गए, फतह मक्का हो गया और जंग भी नहीं की। दुनिया की ऐसी जंग है जो जंग हुए बगैर जंग जीत ली। तो इसलिए शिकस्त खुर्दा कभी कामयाब नहीं होता। आप बड़े बड़े नबी देख लें, वैसे मुझे एक खातून थी डॉक्टर अशरफ बासी, बड़ी पॉलिटिशियन थी, उसने कहा आप अब ये काम शुरू कर दिया है, कोई अफगानिस्तान का काम था खवातीन की। मैंने कहा ऐसी है, मैं क्या देखें इंसानी तारीख हम पढ़ते हैं, इस मजहबी तारीख पढ़ते हैं, नबी आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आए और उनकी किश्ती में चंद लोग सवार, उनको आप नाकाम नहीं कहेंगे, वो कड़ी है उस कामयाबी की जो बाद में हुई, वो कनेक्टिविटी है हिस्ट्री की। आप एक दफ़ा ज़िंदगी में जो काम कर गए हैं, मैं हिस्ट्री में ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि एक बंदे ने पूरी उम्र उस पर स्ट्रगल की, वो कामयाब नहीं हुआ, दूसरे ने आके उसी सफ़र को अडॉप्ट किया और वो उसी की कॉन्टीन्यूटी होती है। तो ये शिकस्त खुर्दा लोग जो होते हैं, फ़र्द हो, ग्रोह हो, कौम हो, वो अपने आप को शिकस्त खुर्दा मान लेते हैं, नहीं मानना चाहिए। आप अपनी शिकस्त को फतह में बदल सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खुद मुख्तार बनाया है। अगर इंसान खुद मुख्तार ना होता तो ये चीज़ें कहाँ थी, ये तसव्वुर था आज से 150 साल पहले जो आप आज काम कर रही हैं। ठीक है, बिल्कुल चले, बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया गवंदी साहब, आप ये कीमती वक्त है कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। डॉक्टर सदाकत आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर स्टूडियो में आमिर तोफैल साहब, MD SNGPL हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर तोफैल साहब आपका। आज ख़वातीन जो है ना वो बहुत बड़ी जो है ना खफा हैं आपसे, उनको बड़ी शिकायतें हैं, उनकी शिकायतें क्या क्या है वो हमारे नुमाइंदे हैं, हम आपसे बात करूँगी, लेकिन पहले उनसे जानते हैं नुमाइंदों से कि कहाँ कहाँ उनको मसाइल पेश आ रहे हैं। तो कराची से हमारे साथ शराज अहमद हैं, 92 न्यूज़ के नुमाइंदे, और लाहौर से फ़हीम अमीन। शराज, पहले तो कराची की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा, वहाँ पर कितना मसला है और लोग कहाँ कहाँ पर मुश्किलात का शिकार हैं, क्या क्या शिकायतें कर रहे हैं? जी बिल्कुल, CNG का जो नागा है वो मुसलसल चौथे रोज़ भी आज जारी है, जबकि गैस प्रेशर में कमी की जो शिकायत हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। सर्दी की लहर आते ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गई थी और तमाम तर चाहे वो रिहायशी इलाके हों या कमर्शियल इलाके, वहाँ पर गैस प्रेशर में कमी की जो शिकायत हैं वो मौसूल होने लगी हैं। 5 रोज़ से CNG होने की वजह से शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शदीद मुतासर हो रहा है, क्योंकि शहर में 80% से ज़ायद ट्रांसपोर्ट जो है वो CNG पर चलाई जा रही है और ऐसे में CNG का मुसलसल बंद होना शहरियों के लिए सफरी सहूलियात ना होने के बराबर कर रहा है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो शहर के मुख्तलिफ अहम शाहराएँ हैं वहाँ पर लोग घंटों बसों के इंतज़ार में खड़े रहते हैं, अपने ऑफिस जाने हों या किसी स्कूल कॉलेजेस, तमाम तर लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ जो CNG स्टेशन मालकान हैं उनका भी कारोबार जो है इस वक्त ठप हो चुका है। यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं उनका रोज़गार दाव पर लग चुका है। इसके अलावा जो सनती इलाके हैं वहाँ पर भी गैस प्रेशर में कमी की वजह से जो पैदावारी अमल है वो रुक चुका है। जो बरामदी ऑर्डर्स एक्सपोर्टर्स को पूरे करने हैं उसमें ताख़ीर का शिकार है। यौमिया 4 अरब रुपए से ज़ायद का जो नुकसान है वो बताया जा रहा है एक्सपोर्टर्स की जानिब से कि उनको गैस प्रेशर में कमी की वजह से इस वक्त उनको सामना करना पड़ा है। जबकि जो दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं, मुख्तलिफ सनतों में काम करने वाले जो इदारे हैं, उनकी दिहाड़ियाँ भी दाव पर लग चुकी हैं। जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उनका कारोबार भी शदीद मुतासिर हो रहा है। इसके साथ साथ शराज ये बताइएगा इस वक्त कराची कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं लोगों को? जी सबसे ज़्यादा जो मसाइल इस वक्त हम देख रहे हैं वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जहाँ पर जो गैस की फरामी है वो शदीद मुतासिर हो रही है। इसके अलावा जौहर का इलाका हो गया, डिफेंस हो गया, कोरंगी, मलिर, इन तमाम तर जो जितने भी इलाके हैं उनके कुछ मुकामात पर जो है गैस की शिकायत के हवाले से जो शिकायत हैं वो हमें मौसूल हो रही हैं। गैस प्रेशर एकदम कम हो जाता है या तो फिर गैस गायब भी हो जाती है, कई घंटों तक जो है लोड शेडिंग की जाती है गैस की वजह से, जिसकी वजह से जो सार्फिन है उनको खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है।
फहीम के कराची के लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये तो थी कराची की सूरत हाल। अब लाहौर का रुख करते हैं। फहीम बताइएगा, लाहौर के कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर गैस की कमी का शिकार हैं वो इलाके, और शहरियों को कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश हैं? इकरा, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस वक्त लाहौर में शदीद सर्दी पड़ रही है और तकरीबन 9 सेंटीग्रेड जहां का दर्जा हरारत है, और इसी सर्दी के 2-3 माह में ही लाहौरियों को गैस की बुनियादी तौर पर ज़रूरत होती है कि सर्दी से कुछ बचा जा सके। लेकिन जो लाहौर के मुख्तलिफ इलाके हैं वो तो गैस की लोड शेडिंग का शिकार हैं ही। अगर आप इलाकों की बात करें तो लाहौर के तकरीबन तमाम इलाके, जिसमें जौहर टाउन, वाल्टन टाउनशिप, ग्रीन टाउन, और इसके बाद अगर आप शुमाली लाहौर की तरफ चला जाएँ तो वहाँ पर भी जो अक्सर इलाके जो हैं वो गैस बिल्कुल ना होने की शिकायत करते हैं वहाँ के शहरी और ख़वातीन कि गैस बिल्कुल आती नहीं। अगर आती भी है पूरे दिन में तो वो इतनी होती है कि सिर्फ उसको जलाकर सिर्फ पानी गर्म किया जा सकता है, ना कुछ खाने के लिए बनाया जा सकता है, ना कोई ऐसी चीज़ की जा सकती है। जबकि दूसरी जानिब CNG स्टेशन जो है वो भी बंद है, नॉन जीरो रेटेड इंडस्ट्री जो है वो भी बंद है। कि मैं दूसरी जानिब जब इस हवाले से बात करते हैं महकमा सुई नादरुन गैस के अफसरान की जानिब से, तो उनकी जानिब से एक बात का ज़रूर शिकवा किया जाता है कि शहरी जो है वो कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो गैस है वो तमाम सार्फिन तक नहीं पहुंच सकती, जो इसकी बुनियादी वजह उनकी जानिब से वो करार दी जा रही है। लेकिन लाहौर के शहरी जो हैं वो इस गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से काफ़ी मुश्किल का शिकार है, और सर्दी की शिद्दत में होने वाले इजाफे के बायस जो है गैस की तलब ज़रूर बढ़ी है, लेकिन उस तलब के बढ़ने के साथ ही चूल्हे बिल्कुल ठंडे होकर पड़े हुए हैं, और लाहौर के शहरी जो है इस गैस की बंदिश और कमी की वजह से शदीद मुश्किल का शिकार है। तो बहुत 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 शुक्रिया फ़हीम आपका, अपने लाहौर से हमें ज्वाइन किया, और कराची से हमारे साथ शराज मौजूद है। शराज, आपका भी बहुत शुक्रिया। ख़वातीन जो हैं वो बड़ी नाराज़ है। मैंने पहले ही आपसे कहा क्योंकि जो घरों के चूल्हे हैं ना वो ठंडे हैं, खातून खाना को परेशानी हो रही है खाने बनाने में, तो आप ऐसे में क्या कहेंगे, कैसे उनकी शिकायत को दूर किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया जी। मैं आपके प्रोग्राम में दूसरी दफ़ा आया हूँ। पहले जो सर्दियों के सीज़न के बिल्कुल स्टार्ट में आया था और कोशिश की थी कि आपके ज़रिए, बाकी मीडिया के ज़रिए हम अपने सार्फिन को एजुकेट कर सकें, और उसका फ़र्क भी पड़ा था, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि लोगों ने मेरा ख्याल में कि उस मैसेज को समझा और उस वक्त तक की उस इम्प्रूवमेंट आई थी। अब ये असल में सर्दी की एक ऐसी शदीद लहर आई है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। मेरा ख्याल है 8 साल के बाद दिसंबर का महीना इतना सर्द हुआ है, वरना जनवरी में जाके ये लहर आती थी। इस दफ़ा दिसंबर के इनफैक्ट मिड से आ गई जो है। उसकी वजह से आज सिचुएशन देखिए, मैं फैक्ट से बात करनी चाहिए कि हुकूमत और हम मिल के इस वक्त तकरीबन 11% ज़्यादा गैस प्रोवाइड कर रहे हैं लास्ट ईयर के मुकाबले में जो है। सही। अब एक लिमिट है हर चीज़ की कि सप्लाई साइड के ऊपर हमने 11% ज़्यादा प्रोवाइड कर दी, और आप सब जानते हैं कि मुल्की जो गैस के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं। इसका मतलब है अगर 11% इजाफा किया गया है तो वो सारे का सारा बाहर की इम्पोर्टेड गैस से किया गया है। इम्पोर्टेड गैस दुगनी से भी ज़्यादा महंगी है लोकल गैस के मुकाबले में। यानी पिछले साल के मुकाबले में हम जो इम्पोर्टेड गैस है जो सिस्टम में डाल रहे हैं और डोमेस्टिक में डाइवर्ट हो रही है वो दुगनी से ज़्यादा है जो है। यानी अब एक लिमिट है हुकूमत की सब्सिडी प्रोवाइड करने की भी और हर चीज़ के लिए भी जो है। इस सूरत में मेरी दरख्वास्त ये है कि अब वक्त आ गया है कि हम डिमांड मैनेजमेंट करें। देखिए, चूल्हा तो एक अहम तरीन ज़रूरत है, वो तो ज़ाहिर होना चाहिए, उसके बगैर तो किसी के घर का भी खाना गुजारा नहीं पड़ सकते जो है। उसके अलावा गीज़र को बड़े ही आराम से उसकी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना है, सारा दिन नहीं चलाना बिल्कुल। नहाने से कोई 1 घंटा पहले आप चला लें, उसके बाद आप उसे बंद कर दें, फिर जब बाद में किसी को ज़रूरत पड़े तो तब इस्तेमाल करें। हीटर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और कंप्रेसर तो एक ऐसा एक अफसोसनाक फेल है, यानी एक जुर्म है, एक समाजी बुराई है। आप ख़तरा तो मोल ले ही रहे हैं, अपने हमसायों के साथ अपने बल्लेदारों का हक मार रहे हैं। देखिए, मैं फिर एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहता हूँ, गैस बिजली से मुख्तलिफ है। बिल्कुल, गैस में ये एक लीनियर एक पाइप है, उसके ज़रिए गैस जा रही है। अगर शुरू के लोग जिनके घर से पहले से गैस की पाइपलाइन गुजर रही है, वो घर हों, वो मोहल्ले हों, वो इलाके हों, अगर वो गैस अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो जो फैग एंड पे जो हमारे आते हैं कंज्यूमर, उनको गैस नहीं मिलेगी। बिल्कुल सिंपल असूल है। अगर आप अपना ईमानदारी से और एक एहतियात के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बाकी लोगों को भी मिल सकेगी, हम सब शेयर कर सकेंगे। लेकिन आमिर तुफैल साहब, ऐसे घरों का क्या किया जाए जहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आ रही? अगर मैं
मैं अपनी बात करूँ तो हमारे घर में तो बिल्कुल ही गैस नहीं आती, सिलेंडर का यूज़ किया जा रहा है, और अगर आती भी हो तो बिल्कुल रात में कोई 12-1 बजे के करीब। तो इतनी गैर मतलब होगी ना, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। कोई शेड्यूल ही दे देना चाहिए कि इतने से इतने टाइम में होगी। लेकिन हम कोशिश तो ये करते हैं कि जो 3 खाने के टाइम है उन पे तो गैस मिले जो है। गैस मैंने अर्ज की कि हम कोई लोड शेडिंग नहीं कर रही, हम ये नहीं कर रहे, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, ये बिजली से मुख्तलिफ है। ये ऐसा नहीं है कि 2 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद हो जाए, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक बंद हो जाए। हम तो ये करते हैं, गैस चल रही है सिस्टम में फ्लो, बंद कर ही नहीं सकते। लेकिन जब जिन घरों में नहीं आ रही उसकी वजह क्या है? वो वजह यही कि जो आपसे पहले वाले लोग हैं वो कंप्रेसर लगा के दर्जनों कंप्रेसर हम डेली पकड़ रहे हैं जो, और फिर उनकी गैस काट दी जाती है। बिजली के आज सर्दी के मौसम में अगर किसी की गैस काट दी है तो बड़ी सजा है जो उसके लिए। लेकिन जब लोग अपने हक से ज़्यादा ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं बेहतियात, कई लोग कहते हैं नहीं हम बिल पे करते हैं, आपको क्या इस मसले से जो है। आप ये नहीं देखते कि आपकी वजह से, बिकॉज आपका घर सिचुएटेड है ऐसी जगह पे जहाँ से गैस चल रही है, शहर में दाखिल हो रही है, उसके मुकाबले में उन घरों में जो कि हमारे एंड पे आते हैं नेटवर्क के, उनका हक मारना तो हक आपको नहीं दिया जा सकता कि सिर्फ इसलिए कि आप पे कर सकते हैं। इसलिए दरख्वास्त ये है कि इसको कम इस्तेमाल करें, आपका बिजली और गैस का बिल भी कम आएगा। हमारे व्यूअर्स को बता दें कि किस तरह से उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरह से एहतियात करनी है, क्योंकि कुछ लोग बेचारे तो बिल्कुल भी महरूम है, गैस की वजह से गैस आ ही नहीं रही है। तो ये बड़ा जुल्म है, और हम तो बार बार यही एजुकेट करते हैं अपने हर एडवर्टाइजमेंट के जरिए, चूल्हे में ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन आजकल एक और काम भी है कि चूल्हे को लोग हीटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप घरों में देखें, ऐसा भी होता है कई जगह पर। मैंने अपने घर में कल इसको देखा और मैंने उससे रोका अपने मुलाजिम को कि हर वक्त चूल्हा चलता रहता है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए हीटर के तौर पे, जो मोस्ट इनएफिशिएंट वे है वो ज़ाया भी हो रहा है। रात को सोते हुए भी लोग ये करते हैं कि चूल्हा दरमियान में रख के सो जाते हैं, और वो मोस्ट इनएफिशिएंट है, वो डेंजरस भी है। उससे जितनी आपकी ऑक्सीजन का नुकसान हो रहा है, हम तो कहते हैं एक नॉर्मल हीटर इस्तेमाल ना करें, वो भी ख़तरनाक है। और चूल्हा दरमियान में रख के सो जाना तो ज़िंदगी के लिए और बिल के लिए दोनों, आपकी जेब के लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है। ऐसा हरगिज़ ना करें। जो गीज़र को इस्तेमाल करें वो टाइमर डिवाइस के साथ इस्तेमाल करें, कॉनिकल बैफल के ज़रिए इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर वो नहीं भी कर सकते तो तब भी आप उसको मैनुअली कर सकते हैं। आप उसको पायलट पे ले जाएं, ज़रूरत के वक्त उसको बर्नर पे वापस लेकर आएँ। हीटर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जो कंप्रेसर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बड़ा लोग वैसे स्विच कर चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक हीटर्स पे आ गए हैं। जी कुछ लोग ज़ाहिर है कि इससे एजुकेट हो चुके हुए हैं, बेहतर तरीके से करते हैं। गीज़र को भी देखें, गीज़र का इस्तेमाल क्या है कि सारा दिन एक बर्नर चलता रहे, आपने इस्तेमाल करना है उसको लेट से सुबह 1 घंटे के लिए, और बाद में नमाज़ पढ़ने के लिए, वज़ू करने के लिए, पूरा दिन वो एक हमाम जो उसको गर्म होता रहता है, वो कितनी वेस्टेज करता है। इसलिए कह रहे हैं कि उसको इंटेलिजेंटली इस्तेमाल करें, गीज़र के पानी को इस्तेमाल ज़रूर करें, हीटर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इस तरह करेंगे तो आपका बिल भी कम आएगा। तो बिल्कुल सिंपल असूल है, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा बिल आएगा। अच्छा, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, एक तो क्वांटम आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, क्वान्टिटी ज़्यादा इस्तेमाल कर ली। उसके अलावा क्या है कि स्लैब रेट्स हैं, जब आप नेक्स्ट स्लैब में जाएंगे रेट हायर है, उससे ज़्यादा नेक्स्ट स्लैब में जाएंगे तब रेट उससे ज़्यादा हायर है। ऑल्दो हुकूमत ने इस दफ़ा ये बेहतरी ज़रूर पैदा की है कि आपको पिछली स्लैब्स का एडवांटेज मिलेगा। यानी अगर आपने पहली स्लैब से गुजर के दूसरी में गए हैं, दूसरी से तीसरी में गए हैं, पिछले साल तक ये था कि तीसरी या लेट से आखिरी स्लैब का रेट जो है वो सब पे मल्टीप्लाई हो जाता तमाम क्वांटिटी और वॉल्यूम के ऊपर जो है। अब सिर्फ ये है कि जितना जिस स्लैब में इस्तेमाल होगा उतने का ही रेट लगेगा जो है, इससे कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। बिल्कुल। और हमारा वादा देखिए, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में आया था, हमने कहा था कि पहले से हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वो हमारे वॉल्यूम साबित कर रहे हैं कि 11% इजाफा हुआ है पहले से। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज की कि एक लिमिट है, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड की जा सकती। सब्सिडी देना भी, उसके ऊपर सब कुछ करना, अब उसको काइंडली आगे बढ़ें। ये मौसम थोड़े दिन सर्दी का है, ये गुजर जाएगा, इसके बाद हम अपनी इंडस्ट्री को भी पूरा प्रोवाइड करेंगे। जीरो रेट तो पहले भी कर रहे हैं। बाकी में हम लोगों ने घरेलू सारिफिन की बात की है, कमर्शियल अगर सारिफिन की बात की जाए, उनको किन किन मसाइल का सामना है, आपके पास क्या कंप्लेंट्स आती हैं, उनसे मुतालिक क्या मुश्किलात हैं उन लोगों को? देखिए, कमर्शियल को तो मिल रहा है, कमर्शियल में जैसे कोई चाय खाने आते हैं, कोई रेस्टोरेंट्स आते हैं, इनको तो गैस मिल रही है जो है। अच्छा, इंडस्ट्री में भी हम जीरो रेटेड जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसको गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी इंडस्ट्री को चंद दिन के लिए गैस बंद की गई है, इसको भी जल्दी इंशाल्लाह ताला, जैसे सिचुएशन थोड़ी सी सर्दी की लहर में फ़र्क आता है, हम जल्दी बहाल कर देंगे इंशाल्लाह ताला। CNG को भी जल्दी बहाल कर देंगे। थोड़े दिन का ये वक्फा है, इसमें हमारे साथ काइंडली कोऑपरेट कीजिए। देखिए, हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। चंद साल पहले तक सूरत हाल ये थी कि 3 महीने तमाम इंडस्ट्री बंद रहा करती थी। अब ऐसा तो कोई सिचुएशन नहीं है।
CNG भी बंद रहती थी। अब आपको गैस प्रोवाइड की जाती है, किसी जगह हम लोड शेडिंग नहीं करते। अच्छा, ये भी होता था 2 साल पहले तक सिचुएशन ये थी कि हम सिर्फ और सिर्फ जो खाने के टाइम पे गैस प्रोवाइड करते थे घरेलू सार्फिन को भी जो है, अब हम उनको प्रोवाइड करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं लो प्रेशर हो जाता है, वो भी कंजम्पशन हैबिट्स की वजह से। मेरी लो प्रेशर इसी वजह से तो कहीं पे यूजेज ज़्यादा हो रही होती है। आज भी लोग इसको अपने स्विमिंग पूल्स के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको कर सकते हैं। ये तो मेरा ख्याल है आज के हालात में तो बड़ी ज्यादती है। आप पे कर सकते होंगे, आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी होगी, लेकिन ये भी तो देखिए कि और लोग ऐसे हैं जिनके घर नहीं गैस पहुंच रही, उनको शायद चूल्हों के लिए हमारे जैसे लोग जी। ये मेरी दरख्वास्त है, काइंडली ये थोड़ा सा वक्त है, अपने हमवतनों के साथ मिलके कुछ कुर्बानी दीजिए और मिल के इस्तेमाल करें। हम सबको गैस इंशाल्लाह पहुंचाएंगे। बिल्कुल, लेकिन अगर तुफैल साहब बात की जाए कि इसका हल किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि प्रॉपर हमें अगर सर्दियों में, क्योंकि यूजेज आपको भी पता है ज़्यादा हो जाती है, हर एक को ज़रूरत होती है हीट उसको मिले और ताकि अपने आप को गर्म रख सके, लेकिन इसका हल क्या है? हम इसका एंड पे हम किस तरह से हल निकालेंगे? हल तो यही है ना कि अपनी कंजम्पशन हैबिट्स को ज़रा कंट्रोल करें। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि आप इस्तेमाल को कंट्रोल करें। देखिए, सप्लाई साइड की एक लिमिट है, आप किस हद तक प्रोवाइड कर सकते हैं। 11% कर रहे हैं, इसको थोड़ा और भी कर देंगे तो तब भी क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक की डिमांड जो है वो 2.5 गुना तक बढ़ जाती है गर्मियों में क्यों मसला नहीं होता, क्योंकि इसलिए कि वहाँ सिर्फ चूल्हे जलाने होते हैं। अब हम गीज़र के बाद फिर हीटर पे भी चले जाते हैं, और जैसे आपने सही कहा कि चूल्हा जलता रहता है थ्रू आउट, वो हीटर का काम देना शुरू हो जाता है। तो वो ना करें, सिर्फ खाना पकाने के टाइम पे इस्तेमाल करें, उसको एज ए हीटर ना बना लें। जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपका इस्तेमाल कम होगा, आपकी जेब पे भी बार कम आएगा, और साथ साथ हमारे लिए गैस भी अवेलेबल होगी जो कि सब शेयर कर सकेंगे जो है, और इंडस्ट्री को भी जाएगी, हर जगह जाएगी। देखिए, इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो वो भी हम सब के लिए बेहतर है, इकोनॉमी का पहिया चलेगा, तो ये सब ने मिलकर शेयर करना है। थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है, हम इस सब को हैंडल कर सकते हैं। एहतियात की ज़रूरत है और हैंडल भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी डिमांड से क्या सारिफीन की तादाद ज़्यादा हो गई है, या सारिफीन जितने आप मतलब रिक्वायर थे उससे लिहाज से कम मतलब गैस मिल रही है? हर साल इजाफा होता है, नए कनेक्शन दिए जाते हैं जी, ठीक है। वो 3 से 4 लाख का तो इजाफा होता है, उसकी वजह से भी कोई तकरीबन इजाफा होता है। लेकिन इजाफा कमर्शियल वाइज साइड पे या फिर डोमेस्टिक? नहीं, डोमेस्टिक में ज़्यादा। डोमेस्टिक में कमर्शियल में तो इतना इजाफा नहीं आता। कमर्शियल और इंडस्ट्री की डिमांड सर्दियों गर्मियों में तकरीबन वही रहती है, इसलिए जो इजाफा होता है वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक में ही है। डोमेस्टिक जैसे है कि पहले सिर्फ चूल्हा चलता है, फिर अब गीज़र और हीटर भी चलना शुरू हो जाते हैं। बाज़ इलाकों में जाहिर है कि वहाँ तो मजबूरी है। हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे इलाके जो कि मैदानी इलाकों की बजाय कोशिश की जाए पहाड़ी इलाकों में जाए, जहाँ कई दफ़ा ज़िंदगी मौत का मसला भी हो जाता है, तो वहाँ प्रोवाइड करना ज़रूरी है। शहरी इलाके वाले तावन करें, दरख्वास्त यही है कि इसको किया जाए। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक में पड़ता है, और डोमेस्टिक अगर अपने आप को कंट्रोल कर ले, मैनेज कर ले अपनी डिमांड को, तो ये सिचुएशन बेहतर की जा सकती है। ये सर्दी की लहर देखें, हम सब जानते हैं हमारे मैदानी इलाकों में ये चंद दिन की आती है, जो इसको इतना बड़ा मसला ना बनाएं। और ये इस दफ़ा दिसंबर में आ गई है, हो सकता है एक आध हफ्ता जनवरी का बीच में आए, उसके बाद ये मैनेजेबल सर्दी होती है। हमारे मुल्क में इतनी सर्दी नहीं पड़ती है सिवाय पहाड़ी इलाकों के, तो मैदानी इलाकों वाले कुछ कोऑपरेट करें, ताकि एक तो ये कि वहाँ पे भी इस्तेमाल हो सके, और बाकी जगहों पे हमारे जो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा गैस भेजी जा सके। बिल्कुल जी। लेकिन हमारे सारिफीन आपको देख रहे हैं, उनको लास्टिंग मैसेज क्या देना चाहेंगे? यही दरख्वास्त है जी कि मिल के अपने इसे कौमी फरीज़ा समझें, और गैस चोरी बिल्कुल ना करें, कंप्रेसर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हीटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, सवाए अगर कहीं पहाड़ी इलाकों में कहीं ज़रूरत पड़ती है तो कोशिश करें गर्म जी बहुत, और गीज़र तो बिल्कुल ज़रूरत के तहत, उसका वेस्टेज नहीं है, इस्तेमाल करें, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और चूल्हे को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करें, उसको हीटर ना बना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर तुफैल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हम लोगों को दिया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हुआ है ख़त्म, क्योंकि जिस तरह से कहा गया कि एक दूसरे का एहसास करना चाहिए, ख्याल करें तो एक दूसरे का ख्याल बहुत ज़्यादा करें, ना सिर्फ तोहफ़े तोहफ़ से, बल्कि ये भी एक तोहफ़ा है कि आप गैस खुद कम इस्तेमाल करें दूसरों को भी, ताकि उसको गैस जो है ना उनके घरों में पहुँच सके। तो प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी 9 से 11। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।